नीचे चला गया तो मैंने बेच दिया। जैसे ही बेचा वो ऊपर चला गया तो मैंने ले लिया, लेकिन वो नीचे चला गया। मुझे लगा दोबारा ऊपर आएगा तो मैंने और ले लिया, लेकिन वो नीचे ही जाता रहा तो मैंने बेच दिया। जैसे ही बेचा तो वो ऊपर चला गया। अभी आपने ये फ़नी वीडियो देखी, इसमें आपने देखा कि ये लड़का कहता है कि मैंने अभी शेयर को ख़रीदा और फिर नीचे चला गया, और जैसे ही मैंने इसको बेचा वो ऊपर चला गया। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? आपने कोई भी शेयर ख़रीदा हो और फिर उसके बाद वो नीचे चला गया हो और आपके बेचते ही वो ऊपर चला गया हो। हमें ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। तो आज हम जानेंगे किस तरीके से हम कोई भी शेयर ख़रीदें उसमें हमें प्रॉफिट हो। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल विकास धन। हर कोई चाहता है कि वो मार्केट से खूब पैसा कमाए, जो भी शेयर ख़रीदे उसमें उसे खूब प्रॉफिट हो। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी हर ट्रेड से खूब ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकें। आप शेयर को ख़रीदें और सही टारगेट पे सेल करें। आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा और एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आपको फिर कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, आपको कभी भी फोमो नहीं होगा, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर ये शेयर बेच दिया, अब ये ऊपर और चला जाएगा, ये आपको फील नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत शानदार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आप जो भी ट्रेड लेंगे उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल पर कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करना आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स का हमने कैंडलस्टिक चार्ट लगा रखा है। इस तरीके से ये चार्ट होता है। और अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में और भी जानना है तो आप हमारे FSM कोर्स यानी कि फैमिलियराइजेशन टू स्टॉक मार्केट कोर्स को देख सकते हैं। इसमें हमने एक चैप्टर कैंडलस्टिक चार्ट के लिए ही डेडिकेटेड किया है। तो बेसिकली अगर हमको कोई भी मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो हमको बहुत एक सिंपल सा प्रिंसिपल फॉलो करना होता है, बाय एट लो एंड सेल एट हाई। कोई भी शेयर आप सस्ते प्राइस में ख़रीदो और हाई प्राइस पर बेच दो, तो जो बीच की मार्जिन होगी वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में एक कंपनी है ABC और ये 100 रुपये पे ट्रेड कर रही है और आपने इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि अभी आपको मिलेंगे 100 शेयर्स। कुछ समय बाद क्या होता है कि ABC कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 110 रुपये का हो गया और आपने 110 रुपये पे आपने अपने शेयर्स सेल कर दिए। तो आपने 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट कमाया। टोटल शेयर्स आपके पास थे 100, तो टोटल आपको नेट प्रॉफिट होता है 1000 रुपीज़ का। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपको कैसे पता लगेगा कि किसी भी कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपने जो ABC कंपनी में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे 100 रुपये पे, तो ये भी कंडीशन हो सकती थी कि ABC कंपनी का प्राइस 95 रुपये चला जाता, 90 रुपये चला जाता। क्या ऐसी वजह थी कि 110 रुपये पे चला गया? तो आप एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये बड़ी आसानी से पता लगा पाएंगे कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन इससे पहले एक सवाल और भी आता है कि आखिरकार शेयर मार्केट में कंपनीज़ का प्राइस घटता बढ़ता कैसे है, और अगर प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके पीछे की क्या वजह होती है। तो आइए समझते हैं हम इस चीज़ को। इस सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। यह नियम हर तरीके की मार्केट में एप्लीकेबल होता है। आप कोई भी मार्केट में चले जाइए, वहाँ पर यह आपको रूल लगता हुआ नज़र आएगा। तो आइए जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई रूल शेयर मार्केट में किस तरीके से काम करता है। केस 1, हाई डिमांड एंड लो सप्लाई। जब भी मार्केट में हाई डिमांड एंड लो सप्लाई की कंडीशन होती है तब हमेशा शेयर प्राइस बढ़ता ही है। नो मैटर कितना भी समय लगे, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ेगा। इस केस में जो पावर होती है वो सेलर के हाथ में होती है। सेलर प्राइस बढ़ा सकता है। आइए हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सब्जी मंडी में एक आदमी है राजू, उसकी सब्जी की दुकान है। वह आलू 40 रुपये केजी बेच रहा है। अब राजू के पास सिर्फ 1 किलो आलू बचते हैं और अचानक से उसके पास बहुत भीड़ आ जाती है। 10 कस्टमर उसकी दुकान पर आ जाते हैं। अब राजू के पास सिर्फ 1 किलो आलू है, यानी इसका मतलब है कि लो सप्लाई है। बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, यानी कि हाई डिमांड है। तो इस केस में अब आप बताइए कि राजू किस रेट पर आलू बेचेगा। अगर राजू आलू का प्राइस बढ़ाकर 50, 60 या 70 भी कर देगा तब भी हाई चांसेस हैं कि उन 10 कस्टमर्स में से कोई भी एक कस्टमर ऐसा होगा जो राजू के आलू खरीद लेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से आलू के प्राइस बढ़ गए। हाई डिमांड एंड लो सप्लाई कंडीशन में पावर सेलर के हाथ में होती है, वो रेट बढ़ा सकता है। केस 2, लो डिमांड एंड हाई सप्लाई। इस केस में क्या होता है कि प्राइस नीचे जाता है। पावर सेलर के हाथ में नहीं है, पावर होती है बायर के हाथ में। बायर क्या करेगा, बायर बार्गेन करेगा और बार्गेनिंग से रेट कम कर सकता है।
तो आइए इस केस को भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब मान लीजिए राजू के पास 10 किलो आलू हैं लेकिन कस्टमर एक है। इस केस में पावर बायर या खरीदने वाले के हाथ में है। राजू के पास ज़्यादा ग्राहक नहीं है, वो ये चाहेगा कि आलू कैसे भी बिक जाएं। तो जब ग्राहक बार्गेन करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि राजू 40 रुपये किलो वाले आलू अब 30 रुपये में भी सेल कर सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्राइस कम हो गया। अब हम वापस अपने सवाल पर आते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि शेयर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो ये हम एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से सीखेंगे जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाऊं तो सपोर्ट डिमांड जोन होती है या डिमांड लेवल, यानी सपोर्ट पर प्राइस बढ़ता है और रेजिस्टेंस पर सप्लाई जोन, यानी यहाँ से प्राइस कम होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टेक्निकली समझने के लिए हमें चार्ट को एटलीस्ट बेसिक लेवल पर रीड करना आना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही वही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप किसी भी शेयर को ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम चार्ट पर ही देखकर बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं सपोर्ट क्या होती है। सपोर्ट कंपनी का वह प्राइस लेवल होता है जिसके नीचे उस कंपनी का शेयर प्राइस नहीं जाएगा, और अगर कंपनी के शेयर प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे, यानी कि जो लेवल था उसके नीचे चला जाए, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से प्राइस काफ़ी नीचे जा सकता है। सपोर्ट डिमांड जोन होती है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहाँ पर बायर्स आते हैं, तो जब बायर्स आते हैं तो प्राइस को नीचे गिरने नहीं देते हैं। आइए समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस कंपनी का वह प्राइस लेवल होता है जिसके ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस नहीं जाएगा, और अगर कंपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वहाँ से प्राइस काफ़ी बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस पर सप्लाई जोन होती है, यानी कि बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं, यानी जो बायर्स थे जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे थे अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यानी कि अपने शेयर्स को सेल करेंगे। यानी कि सप्लाई जोन है तो प्राइस को ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन अगर एक बार प्राइस ऊपर चला जाता है रेजिस्टेंस के तो हायर चांसेस होते हैं कि वहाँ से प्राइस और भी ऊपर जाए। इसे और आसानी समझने के लिए आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस टारगेट होता है, सपोर्ट वह लेवल होता है जिस पर आपको एंट्री करनी होती है। यानी कि अब आपको जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप देखेंगे कि अभी उसका जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस पर है या सपोर्ट पर है। आइए इसे हम चार्ट पर देखते हैं, और मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट ओपन किया है। यह चार्ट है इंडसइंड बैंक का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक छोटी सी सपोर्ट है। ये मैं देख रहा हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है। तो मैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की यह क्या है, यह एक सपोर्ट है। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाना चाह रहा है। ठीक है, ये 1388 का जो लेवल है यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक सपोर्ट है जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है। ठीक, और ये देखिए जितना लंबा ड्यूरेशन होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये बहुत लंबे समय तक के लिए इस लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये लेवल है 1437 का लेवल है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। अब आपको क्या करना है, सपोर्ट पर बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो ये एक बेसिक तरीका था जिसकी मदद से हमने क्या करा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया। मैं अब आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इंडिकेटर की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, ऊपर दिए गए ऑप्शन में से स्टडीज़ को सेलेक्ट करना है। किसी सॉफ्टवेयर में स्टडीज़ की जगह इंडिकेटर भी लिखा हो सकता है, तो आप परेशान मत होना, इंडिकेटर या स्टडीज़ में से किसी को भी सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर आपको टाइप करना है पिवट पॉइंट्स। तो आपको दिखेगा पिवट पॉइंट्स, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर की मदद से हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देता है। ये इतना रिलायबल नहीं होता है, लेकिन इससे काम चल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो वाइट लाइन है ये न्यूट्रल पॉइंट है, ग्रीन लाइन जो है वो सपोर्ट हैं, और रेड जो लाइन्स हैं वो हैं हमारी रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी वाइट लाइन न्यूट्रल पॉइंट है, नीचे क्या है, सपोर्ट है, ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप पिवट पॉइंट की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, विद इंडिकेटर या विदाउट इंडिकेटर। फाइनली सपोर्ट पर आपको शेयर्स खरीदने होते हैं, रेजिस्टेंस पर आपको शेयर्स सेल करने होते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने के और भी तरीके होते हैं जो हम डीपली सीखेंगे, इन डिटेल सीखेंगे हमारे टेक्निकल कोर्स में, जो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो फाइनली ऐसे ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में सीखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फॉलो अस टू लर्न एंड अर्न। थैंक्स।